याद करिए, मैंने आपसे कहा था कि इस पैनल पर देश के वो जानकार नाम हैं जो अपने अपने विषय के माहिर हैं। हमारे साथ डॉक्टर दीपक वोरा, विदेश मामलों के जानकार, पूर्व राजदूत, प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार। जी हाँ, हमारे साथ विशेष डिफेंस एक्सपर्ट, जी हाँ, मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब। लगातार आप इनको सुनते आए हैं, इनकी राय, बेबाक राय, चाहे भारत पाकिस्तान हो, भारत चीन हो, यूक्रेन रशिया हो, और इसके अलावा डिफेंस की जहां पर बात आती है, जल सिन्हा मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। डॉक्टर बहल, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, इंटरनेशनल एक्सपर्ट, आपने सुना। जी हाँ, आप हमारे साथ हैं। और लंदन से खास तौर पर हमारे इंडिया का सवाल कार्यक्रम में जुड़े शिवकांत शर्मा जी। जी हाँ, आप वहां पर वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपकी राय सुनकर भी अपने आप में, शर्मा साहब, ऐसा लगा कि इस समय हम लंदन के अखबार पढ़ रहे हैं। आप जिस तरह से विश्लेषण किया आपने, आपका भी स्वागत। डॉक्टर वोरा, आपके पास आना चाहूंगा। रीअलाइनमेंट की बात हो रही है, दुनिया फिर एक बार बदलती हुई दिखाई दे रही है। सारे एक्सपर्ट्स, सारे विशेषज्ञों का, इंडिया का सवाल के पैनलिस्टों का यह मानना है कि आज जो सूरत है ये कल नहीं होगी। डॉक्टर वोरा, योर टेक। और इस समय अमेरिका को डर है कि उसकी बादशाहत को चुनौती दी जा रही है। अभी हाल ही में मैं नागपुर में था, मनीष साहब भी वहां थे। मैंने देखा कि वहां के लोग कैसा प्रेम करते हैं इनके साथ, जो भी कहते हैं उसको बड़े ध्यान से ये सुनते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि कुछ लोग कहते हैं सर, जिनका ट्रेडिशनल माइंडसेट है यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। अब हम जा रहे हैं नॉन पोलर दुनिया में, उसका कोई पोल नहीं है। एक चीज और, इस बार अमेरिका ने, बाइडेन साहब ने कहा कि हम समर्थन करते हैं भारत की परमानेंट मेंबरशिप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अरे 50 साल से आप ये कह रहे हैं। फिर आपने कहा कि भारत जाएगा, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनेगा। अरे आपका चाचा जो वो बैठा है ना, पिंग पोंग जिसका नाम है, जब तक वो जिंदा है ये कुछ नहीं होने वाला। खैर, मेरी जिंदगी, मेरे जीवन में तो ये नहीं होगा। ये चीजें हम देखेंगे। दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है खाली। हकीकत ये है सर, इस समय जैसा आपने स्पष्ट रूप से कहा, जनरल साहब ने भी, बहल ने भी, और हमारे विशेषज्ञ शर्मा साहब जो लंदन से इस समय है, अमेरिका का इंटरेस्ट नंबर 1 अमेरिका है। और हमने उनको ये बता दिया है कि हमारा इंटरेस्ट नंबर 1, हम लोग शांति में विश्वास करते हैं, गाली गलौज में विश्वास नहीं करते। हम मित्र बनना चाहते हैं, नौकर नहीं, क्योंकि हम गुजर चुके हैं कॉलोनियल एक्सपीरियंस है सर। उसको हम कहते हैं कि वी वुड लाइक टू बी योर फ्रेंड्स, वी डोंट वांट यू टू बी आवर मास्टर। जिस दिन अमेरिका इसको स्वीकार कर लेगा कि अब उसकी ताकत वो नहीं है जो पहले होती थी, तो पूरी दुनिया जो है उसको प्रणाम करेगी। यूरोप की आपने बात की, नेटो कहां था अब तक? जब रूस जो कुछ कर रहा था, नेटो बहुत सो रहा था, रिप वैन विंकर की तरह 20 साल के बाद जो उठता है। लेकिन फिर ये 80 साल के रैम्बो आए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आगे सबको डराने लगे और नेटो भी जाग गया। अरे भाई ये क्या हो रहा है? तो फिर नेटो ने कहा अब हमारे पास एक नया दुश्मन आ गया, वो रूस है। सर, रूस क्या चाहता है? मैं तो मिला हुआ, कई बार सुना हुआ है पुतिन साहब ने जो कहा है। उनको चाहिए रिस्पेक्ट, उनको चाहिए डिग्निटी। वो नहीं चाहते, वो भी नहीं भूले, जैसे अमेरिका नहीं भूलता ना कि मैं नंबर 1 होता था। सोवियत संघ पुराना जो था, उसके जो नुमाइंदे हैं, पुतिन साहब उनमें से एक है, वो नहीं भूले कि एक टाइम पे हम जॉइंट नंबर 1 थे। अगर वो नहीं भूले और आप नहीं भूले, तो फिर आगे तरीका क्या? आगे तरीका भारत का, इसको स्वीकार करो। क्या कहा मोदी साहब ने अपने रैम्बो बाइडेन साहब से? मैं उनको बाइडेंस्की कहता हूँ। बाइडेंस्की साहब से बोला, फोन उठाओ और पुटिन्स्की से बात क्यों नहीं करते आप? बड़ी अहम बात कही थी आपने। पिंगसी से बात की थी चीन वाले, और चीन वाले ने बाद में गाली दी आपको। क्या फायदा है इस सब कुछ का? सीधे मुद्दे पे आइए, पुतिन बात करिए पुतिन से। आप तो मिले थे पुतिन से पिछले साल जिनीवा में, और तब आपने कहा था कि हम तो धंधा कर सकते हैं उनके साथ। फिर एकदम से क्या हो गया? शायद आपकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो जनरल साहब कह रहे थे, उन्होंने कहा कि बाइडेंस्की साहब ये क्या बोल रहे हो कि धंधा करना है? धंधा करना है तो लड़ाई का धंधा करना है उनके साथ। तो फिर तुरंत वो बिगड़ गए कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इस समय 1960s में आपका जन्म हुई होता मनीष साहब, बाकी सब मुझसे उम्र में बहुत कम है, मैं 71 साल का हूँ। 60s में जब मैं कॉलेज में था, 70s में, हमारा सबसे मनपसंद गाना बॉब डिलन का था, द टाइम्स दे आर अ चेंजिंग। समय बदल रहा है, समय की घड़ी रुकती नहीं है सर। अमेरिका इसको स्वीकार करे। वाह वाह डॉक्टर वोरा। जल साहब, डॉक्टर वोरा की बात को आगे बढ़ाते हुए, धंधा है ये, गंदा है ये, और इस समय मंदा है ये, इसलिए अमेरिका की ये चाल है ये। मनीष ठीक कह रहे हो आप। देखो, मैं देखता हूँ परिवर्तन
प्रकृति का नियम है, और नियम ये युग युगांतर से चल रहा है। सुबह होती है, दोपहर होता है, शाम होती है, रात होती है, फिर सुबह होती है। मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो रिश्ता देखता हूँ ना, मैं वो देखता हूँ वो गोल चक्र की तरह है। राउंड 1 में कोई किसी के साथ, राउंड 2 में कोई किसी के साथ, जिसका जहाँ हित दिखाई पड़ता है वो टेम्परली उसके साथ हो लेता है, फिर आगे कदम, फिर पीछे कदम, ये चलता रहेगा। अब जो अपना राष्ट्रहित देखेगा, देखिए राष्ट्रहित और दूसरे देश के हित में क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हमेशा होगा, और क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा तो खींचातानी होगी, विवाद होगा। अब सवाल होता है कि कौन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है डिक्टेट करने के लिए, दूसरे पार्टी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, वो डिसाइड करे, डिसाइडिंग फैक्टर होगा। एक और बिंदु, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा रही है, देखिए चीन को मैं देखता हूँ कि चीन जो है अपना पैसा, धन राशि को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। आप हवन तोता की बात कीजिए, आप नेपाल की बात कीजिए, आप बांग्लादेश की बात कीजिए, वो पैसा फेंकता है और वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। साहब आप पाकिस्तान की बोल, पाकिस्तान को भी, हाँ, तो हाईजैक कर लेता है। तो ये जो षड्यंत्र आज हवन तोता का, देखिए लंका में क्या हुआ, लंका को यदि लंका लग गई, लंका को मेरा ख्याल है हनुमान जी रिबॉर्न चाइना के फॉर्म में, तो लंका में तो आग लगा दी। तो सवाल ये है कि चाइना ने, ये बहुत बड़ा लेसन है विश्व के देशों के लिए कि चीन से यदि कर्ज लिए, हमने बचपन में एक सिनेमा देखा था 2 बीघा जमीन, वो 2 बीघा जमीन का तो प्रैक्टिशनर चीन है। तो ये चीन जो है पैसा फेंकता है और बर्बाद कर देता है। चीन जहां घुसता है उस देश को बर्बाद कर देता है। पाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान और अपना श्रीलंका। हबन दुख की बात है कि हबन तोता के लिए हमको ऑफर आया था हिंदुस्तान के पास, उस समय की हुकूमत ने क्यों नहीं इसको एक्सप्लॉइट किया। हम क्यों श्रीलंका में गए थे, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली ये कंट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशन रीजन आईओआर के परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक समय इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक समय इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इस तरह का यदि हम स्ट्रेटेजिक एडवांटेज खोते रहेंगे तो देश कैसे सशक्त होगा। जी जनरल साहब देश कैसे सशक्त होगा। शर्मा साहब आपके पास मैं आता हूं। मेरा सवाल आपसे, सारी ये जो बातचीत और इस समय विदेश नीति को लेकर सारी दुनिया में जो हड़कंप मचा हुआ है, प्रतिबंध लगाने को लेकर जो बातें हो रही है शर्मा साहब, पृष्ठभूमि अगर कोई है तो वो केवल रूस और यूक्रेन इस समय दिखाई दे रहा है। जी हाँ, अगर अतीत में जाएं तो बहुत सारी चीजें कूटनीतिक तौर पर चलती रहती हैं, लेकिन अमेरिका का इस समय जो दांव खेलने की स्थिति दिखाई दे रही है कि उसका वर्चस्व शिथिल होता दिखाई दे रहा है, कमजोर होता दिखाई दे रहा है। आखिर यूरोप में अमेरिका के स्टैंड को लेकर अमेरिका जिस कदम एक एक कदम आगे बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है यूरोप किस तरह से इस चीज को ले रहा है? देखिए, यूरोप अमेरिका से ज्यादा फंसा हुआ। यूरोप की समस्या ये है, जैसे हमने चर्चा में पहले 1-2 बार ये बात उठी कि यूरोप जितना तेल और जितनी गैस ले रहा है रूस से, उतनी जो है वो हम महीने पूरे साल में नहीं लेते, जितनी एक दिन में यहाँ आ जाती है। उसकी वजह क्योंकि यूरोप की निर्भरता, यूरोप का पूरा ढांचा इस आधार पे खड़ा हुआ है, अगर गैस और तेल रूस से लेना बंद कर देंगे तो यूरोप की अर्थव्यवस्था बंद हो जाएगी, और वो न यूरोप के हक में है, भगवान न करे वो हमारे हक में भी नहीं है, क्योंकि अगर यूरोप जैसी अर्थव्यवस्था ठप होती है तो हमारी अर्थव्यवस्था भी ठप हो जाएगी। तो उसको वो इसमें पिस रहा है, आर्थिक प्रतिबंध लगने पर उसके ऊपर दबाव है। उनको भी ये बात समझ में आ गई है कि अगर यहाँ सुरक्षित रहना है तो हमें रूस पर निर्भरता खत्म करनी होगी, लेकिन रूस पर निर्भरता एक दिन में खत्म नहीं हो सकती, उसमें सालों लगेंगे, और तब तक तो खेल खत्म हो जाएगा। अब कल को कोई भारत से ये कहे कि हमारी जो निर्भरता है रूस पे हथियारों को लेकर के, उसको आप एक दिन में खत्म कर दें, एक महीने में खत्म कर दें, तो वो नहीं हो सकती ना। इसीलिए अमेरिका चाह करके भी, दबाव डाल के भी सीधा दबाव यूरोप पे नहीं डाल रहा, लेकिन यूरोप पे जो दबाव पड़ रहा है वो उनके अपने लोगों का पड़ रहा है। मैं आपको बताऊं, यहाँ अभी 1 हफ्ता पहले लंदन की बात करें, बल्कि ब्रिटेन की बात करें, तो यहाँ लगभग 1.5 लाख रुपए में बता रहा हूँ, तो 1.5 लाख रुपया एक घर का साल भर का जो मतलब बिजली और गैस का खर्चा, वो बढ़ के एक ही दिन में 2.5 लाख से 3 लाख हो गया। तो आप कल्पना कर सकते हैं, ये कहानी
लगभग हर देश में दोहराई गई है। आप 30 देशों में जाकर के देख लीजिए कि वहां जो ऊर्जा की लागतें हैं वो दुगनी हो गई। तो इसलिए जो है वो जब फ्रांस में चुनाव होता है या हंगरी में चुनाव होता है तो सरकारें जो हैं वो हिलती हैं, और दोबारा कौन आता है कौन नहीं आता है, बहुत से लोगों की गद्दियां बदलेंगी, बहुत से लोगों की सरकारें कमजोर पड़ जाएंगी। तो यूरोप के अंदर ये मार भी, तो यूरोप को केवल रूस से ही मुकाबला नहीं करना है, यूरोप को अपने आप से भी मुकाबला करना है। और अमेरिका इसमें कोई बहुत ज्यादा मदद नहीं कर सकता। अमेरिका केवल ये कर रहा है कि साहब मैं कुछ और जहाज भेज दूंगा, कुछ तेल आ गया, कुछ गैस आ गया, वो मुफ्त में तो आ नहीं रहा है, उसका भी पैसा लग रहा है। लेकिन अगर अमेरिका अपना पूरा तेल और गैस भी दे दे तब भी यूरोप का काम नहीं चल सकता। यूरोप इस हद तक रूस पर निर्भर है। जी जी, इसलिए ये लड़ाई उतनी आसान नहीं है। जी, ये लड़ाई न केवल मैदान में, जंग के मैदान में, बल्कि आर्थिक रूप से जो लड़ाई शीत युद्ध चल रहा है, ये अपने आप में अर्थशास्त्र के तहत अपने आप में ये अर्थशास्त्र का विश्व युद्ध है। हमारे साथ डॉक्टर बहल हैं। डॉक्टर बहल, इस समय भारत की स्थिति, विदेश नीति को लेकर मैं डॉक्टर वोरा से भी जाऊंगा, उनसे भी सवाल करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर बहल, इस समय भारत की स्थिति जो तटस्थ वाली है, उसको लेकर अमेरिका के पेट में दर्द हो रहा है। देखिए, भारत के लिए दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रशिया से, जैसे कि आप खुद भी जानते हैं कि 50 से 60% डिफेंस इक्विपमेंट, और जैसे कि हमारे माननीय जर्नलिस्ट बता भी रहे थे कि कल अगर हम चाहें भी तो ये निर्भरता अगले 10 साल तक कम नहीं होने वाली, कम होगी लेकिन उतनी कम नहीं कर सकते या बंद नहीं कर सकते। अगर हम देखें S-400, अभी तो एक सिस्टम आया है, 4 और सिस्टम आने हैं। अकुला सबमरीन को देख लें, T-90 टैंक्स को देख लें, MiG-29 को देख लें, सुखोई 30 जो आने वाले हैं उनको देख लें, तो कई जो एडिशनल ले रहे हैं हम, एडिशनल सुखोई 30। तो अगर हम इन सबको देखें तो अगले 10 साल का रोड मैप तो बहुत क्लियर है हमारा डिफेंस परचेजेस का। तो रशिया पे जो हमारी निर्भरता है टेक्नोलॉजी के ऊपर, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हुई, क्रायोजेनिक इंजन हुए, ब्रह्मोस हुई, ये ऐसे एग्जाम्पल है जो सस्ते में हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट जो को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप हमारे डिफेंस मिनिस्टर को देखिए, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला था अमेरिका को कि क्या आप को प्रोडक्शन करेंगे हाई टेक्नोलॉजी सिस्टम का। उधर से कोई जवाब नहीं आया अभी तक। क्या वो लोग हमको देंगे सस्ते में? कोई जवाब नहीं है। और दूसरी चीज जो बहुत ही अहम है, अगर अमेरिका के साथ हम देखें तो क्वाड्रिलेटरल में भारत एक अहम हिस्सा है इंडो पैसिफिक के अंदर। तभी उन्होंने ये वर्ड चेंज किया एशिया पैसिफिक से इंडो पैसिफिक। ये चेंज ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ था। दीपक जी जरूर मेरा साथ देंगे इसमें। और ये चेंज आज 10 और 12 साल पहले से ही आया है। और अगर इस चेंज की वजह से भारत का अपनी भी इंपॉर्टेंस है, अहमियत है। अब तीसरी चीज आप देखिए, जो ताइवान में आजकल चल रहा है, साउथ चाइना सी में चल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा इंटरवेंशन और एयर वायलेशन हो रहे हैं, उसको भी अगर हम मध्य में रखें तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से तटस्थ नीति ही बेस्ट है, और वही हम फूक फूक के चल रहे हैं, लेकिन अपनी प्राइड से चल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारी प्राइमेसी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट है और हम उसको फॉलो करेंगे, चाहे वो फ्यूल के लिए, चाहे डिफेंस, दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बहल, दोनों महत्वपूर्ण है। आपने कहा अमेरिका हो चाहे रूस। जनरल सिन्हा कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, डॉक्टर वोरा, फिर उसके बाद मैं आपके पास आता हूं कुछ सवालों के साथ। देखिए मनीष, कोई भी देश बेस्ट इक्विपमेंट, एक देश नहीं है जो सब बेस्ट है हर एक फील्ड में, चाहे एडी सिस्टम हो या एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम हो, सब बेस्ट नहीं है। अब रूस की बात करें, S-400, T-90 सबमरीन्स। दूसरा जो प्रोक्योरमेंट का जो मुद्दा होता है वो टर्म्स ऑफ पेमेंट। एक और बिंदु होता है मेंटेनेंस इश्यूज, लाइफ टाइम बाई, मेंटेनेंस बाई, ये कौन रिलायबल सप्लायर है। ट्रेनिंग, कोई भी एयरक्राफ्ट, रफाल हम ले रहे हैं, हमारे एयरफोर्स के बंदे वहाँ गए ना फ्रांस में ट्रेनिंग लेने के लिए। तो ये सब बड़ा प्रोक्योरमेंट एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, और ये सब चीज़ का समराइज करके तब मैक्रो व्यू लिया जाता है कि हम किस देश से सामान खरीदें। तो ये इतना आसान नहीं है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो मोदी जी बोल रहे हैं स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत, वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। वो इसलिए क्योंकि वॉर के समय जो आप स्पेयर, मान लीजिए एक स्पेयर है 100 रुपया में आप मिलता है, वॉर के समय वो सीधे हाइक कर देते हैं। उनको पता है आपके पास कोई चॉइस नहीं है,
पेशेंट आईसीयू में है, डॉक्टर जो डिमांड करेगा फैमिली पैसा पेमेंट करेगी, नहीं तो पेशेंट मर जाएगा। वो तो ब्लैकमेल करते हैं सिचुएशन का। इसीलिए आत्मनिर्भर होना जरूरी है। और इसीलिए जब इंपोर्ट लिस्ट 101 आइटम्स का लगा, उसके बाद फिर लगा, फिर अभी थर्ड इंपोर्ट लिस्ट 101 आइटम। जल साहब, आत्मनिर्भर होने की बात की ओर, रक्षा के हमारे जो कदम है वो आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते दिखाई भी दे रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर वोरा, डॉक्टर दीपक वोरा, मेरा सवाल आपसे, जिज्ञासा मेरे मन में भी है विदेश नीति को समझने की काफी करीब से। डॉक्टर वोरा, ये जानना चाहेंगे कि हमारा रिलायबल पार्टनर अमेरिका या रूस, और दूसरा सवाल, क्या नेचुरल अलाई कभी अमेरिका है या रूस? ये दोनों सवाल डॉक्टर वोरा। ये बड़े कठिन सवाल आपने किया है। अंग्रेजी की कहावत है, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। एक चीज मैं आपको बताता हूँ जनरल साहब, शायद आप भी सहमत होंगे इसके साथ। मेरे मरूम फादर हमेशा ये कहा करते थे, जब कुछ इक्विपमेंट, कोई भी इक्विपमेंट यूएसएसआर से आता था और उसका इस्तेमाल करना होता था, तो वो रूसी कहता था, आजा बेटा अपने स्लीव्स ऊपर कर, मैं बताता हूँ ये कैसे चलता है। तो पश्चिमी देशों से जो इक्विपमेंट आता था, अगर खराब हो जाए तो वो कहते थे, भाई हमें टेलीफोन करना, हम वहां से टेक्नीशियन भेजेंगे, आने जाने का किराया और पैसे आप देना, हम ठीक कर देंगे। कहते, मुझे वो कहा करते थे कि सोवियत जो था वो सिखाता था, अमेरिका जो है वो तरसाता था, अमेरिका या बाकी पश्चिमी देश। दूसरी चीज जो आपने कही है, कौन रिलायबल पार्टनर है हमारा, ये तो है, लेकिन शेयर्ड वैल्यूज, पिछले साल वो जो आंख अपनी मारते रहते हैं हमेशा, ब्लिंक करते हैं, ब्लिंकन साहब, वो आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने कहा भारत के बारे में कि हमारी शेयर्ड वैल्यूज, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम, और फिर बोले कि आप में हमें अपने आप नजर आते हो, वी सी आवरसेल्व्स इन यू। तो मैं कहने वाला था कि चाचा जी, आपको इतने साल लगे ये समझने में कि आपकी जो वैल्यूज हैं वही हमारी वैल्यूज हैं। जब भी हमने आपको साउथ एशिया में, और शायद शर्मा साहब मेरे से सहमत होंगे, हमने स्थिरता देने की कोशिश की है। वी आर एन आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी इन एन ओशन ऑफ टर्बुलेंस। जब हमने ये करने की कोशिश की है, आपने हमारे को पीठ पे लात मारी है। फिर क्या चाहते हो, आप पे भरोसा कर ले। प्रतिबंध कभी भी, जनरल साहब, कभी सोवियत संघ ने प्रतिबंध लगाए थे हम पर? नहीं, कभी आप गिन लीजिए कितनी बार अमेरिका ने प्रतिबंध, फ्रांस ने कभी नहीं लगाया। तो किस पे भरोसा करेंगे? ये जो फैसला है, ये आपकी जनता को, मनीष साहब, जो करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, उनको ये फैसला करना है कि हम एक्सपीरियंस के आधार पर जाएं या उम्मीद के आधार पर। मैं जनरल साहब 30 सेकंड, मैं वोरा साहब के पॉइंट्स पे कुछ ऐड करना चाहूँगा। देखिए, जो इतिहास नहीं पढ़ता है, इतिहास उसको डस्टबिन में फेंक देता है, ये कहावत है। सवाल देखिए कि क्या अमेरिका आज रिलायबल पार्टनर है? नहीं। अमेरिका ने अफगानिस्तान में क्या किया? ओवरनाइट भाग गए, छोड़ दिया वहाँ के आवाम के लोगों को, मरो कटो, लड़कियों का बलात्कार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब ह्यूमन राइट्स की बात करते हो, कहाँ गया ह्यूमन राइट्स? तो अफगानिस्तान बात कीजिए, यूक्रेन में बात कीजिए। हमारे बिहार में कहावत है, चढ़ जा बेटा बांस पे, चढ़ जा बेटा बांस पे, पीछे देखा तो सीढ़ी गायब। तो यूक्रेन के तो लोगों को मरवा दिया यूक्रेन के लोगों को तो मरवा दिया। जेलेंस्की ने क्या राजधर्म का पालन किया है? राजधर्म के राजा का क्या होता है कि जनता को सुरक्षित करो, जनता को बचा के रखो, आर्थिक व्यवस्था ठीक करो, शांति कायम रखो, अपना विकास करो। क्या जेलेंस्की तुमको मिला क्या? देखिए, कोई भी जो फैसला लेता है उसमें देखता है क्या खोया, क्या पाया, क्या पाया बताइए वो जेलेंस्की, मिस्टर जेलेंस्की, क्या पाया? सवाल यह, कुछ नहीं पाया, बर्बादी। तुमने अपना राजधर्म नहीं किया है, तुम अमेरिका के बका में आके चढ़ जा बेटा बांस पे चढ़ गए, और उतरने में अब तुमको कष्ट हो रहा है, और उतरोगे तो गिरोगे, फ्रैक्चर केस होगा। वही हो रहा है यूक्रेन का। तो ये अमेरिका का जो विश्वसनीयता है वो पूरी तरह से पंक्चर हो गया है। अमेरिका मौकेबाद की राजनीति करता है, वो रिलायबल पार्टनर नहीं है। रूस की तरह नहीं है कि बे बंगाल में सबमरीन भेज दिया, और सबमरीन जब जो न्यूक्लियर उनके शिप एडवांस कर रहे थे, सबमरीन ऊपर आ गए अमेरिका के, बस ठंडे हो गए पाँव, ठंडे पाँव हो गए कि अब तो रूस आ गया बीच में। यदि रूस उस समय नहीं होता, हम कष्ट में आ जाते। तो एक दोस्त जो बुरे दिन में हमारा साथ देता है वही हमारा दोस्त है, उसमें खामियां हो एक्सेप्टेबल है। आई वुड लाइक टू हैव ए ट्रस्टेड फ्रेंड रादर देन आइडियल फ्रेंड। जी जनरल साहब, आपका विश्लेषण ये कहता है कि दोस्त एक हो, लेकिन ऐसा हो जब भी आप मुसीबत में हो, समझदार और दमदार हो। वो ये ना देखे कि आपके साथ कितने लोग हैं, लेकिन वो सामने ये देखे कि आपके खिलाफ कितने लोग खड़े हैं। प्रोटेक्ट करे आपको, वो दोस्त होता है।
और डॉक्टर वोरा और आपके मुताबिक रूस से अच्छा दोस्त कोई और हो नहीं सकता। शिवकांत शर्मा साहब, बाइडेन साहब रूस यूक्रेन जंग के बीच में आकर उन्होंने वहां पर जो अपनी भूमिका दिखाने की कोशिश की, इसको लेकर यूरोप क्या देखता है? यूरोप को लगता है कि अमेरिका रिलायबल है? यूरोप की बात है तो यूरोप का साथ तो अमेरिका ने दिया है। देखिए 1945 के बाद से अब जाकर के ये पहला इस तरह का वाकया आया है जब नेटो को मुंह की खानी पड़ी एक तरह से, या जो नेटो चाहता था वो नहीं हो पाया है। लेकिन अब तक 1945 के बाद यूरोप के जो देश थे उनकी आर्थिक दशा वो बिल्कुल दूसरे विश्व युद्ध के मारे एकदम तबाह हो चुके थे। उनकी अर्थव्यवस्थाएं किसी काम की नहीं रही थी, सैनिक शक्ति नहीं थी। तो मार्शल लॉ लगाकर मार्शल प्लान क्षमा करें, तो एक मार्शल प्लान थी, उसको लगाया उन्होंने और पैसा दिया और पूरे के पूरे देशों को अपने पांव पे खड़ा किया। उसके बाद नेटो संगठन बनाया 1949 में, जिसके छत्र छाया में ये लोग सुरक्षित रहे, ये सारे के सारे देश। तो यूरोप का तो साथ दिया है अमेरिका ने, और पैसे से भी साथ दिया है और ताकत से भी साथ दिया है। लेकिन बात यह है कि यूरोप के बाहर क्या किया है। यूरोप के बाहर जो अमेरिका की भूमिका रही है वो काफी मतलब ऐसी रही है जिसकी आलोचना हर कोई करता है, हम भी करते हैं, बाकी दुनिया भी करती है। और यही वजह है कि जो आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं, इन आर्थिक प्रतिबंधों में आप साफ साफ लकीर देख सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध के देश आर्थिक प्रतिबंधों में अमेरिका के साथ हैं, यूरोप के साथ हैं। दक्षिणी गोलार्ध के देश सारे के सारे आर्थिक प्रतिबंधों में स्वतंत्र हैं, वो अपने हितों के साथ चल रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, जब जब आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं किसी भी देश पर, तो आप देखेंगे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का अंतर साफ दिखाई दिया है। तो भारत तो दक्षिणी गोलार्ध में है, बाकी देश भी दक्षिणी गोलार्ध में, चीन एक उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। लेकिन चीन की आप ये देख लें कि चीन की अपनी नीति होती है, चीन अपने हितों से चलता है। और चीन अब इतना बड़ा हो गया है कि उसको लगता है कि वो एक बड़ा लीडर है, तो वो अपना एक खेमा भी बनाना चाहता है। तो वो एक अलग बात है, अलग बहस का विषय है। लेकिन ये अंतर चलता रहेगा और अमेरिका भी इस बात को समझता है और हम भी समझते हैं। निरंतर चलता रहेगा ये अंतर जो आप कह रहे हैं शर्मा साहब। डॉक्टर बहल, मुझे इंडिया का सवाल खत्म करना है, हालांकि टॉपिक विषय इतना बड़ा है और पैनल पर जो महानुभाव हैं वो अपने आप में घंटों अपने मुद्दों पर कह सकते हैं। उनका अपना जो विषय है, डॉक्टर दीपक वोरा घंटों, अगर सुबह से शुरू करें तो शाम तक डॉक्टर वोरा नॉन स्टॉप एक एथलीट की तरह दौड़ते और बोलते दिखाई देंगे। तो समय मेरे पास कम है। डॉक्टर बहल, इस समय हम ये जानना चाहते हैं कि अमेरिका इस तरह की चेतावनी और नसीहत, ये 21वीं सदी का भारत है, दोस्त हो सकता है, नसीहत दबाव में ना दे। देखिए, जो हमारी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं बहुत ही अच्छी आ रही है। हमने कहीं से भी उनके ऊपर कोई पर्सनल अटैक नहीं किया या कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं थी जो बुरी लग सकती है अमेरिका को। हमने अपने प्राइमेसी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट बहुत क्लियरली उनको बता दिया है। और जब हम अपना पॉइंट रखते हैं तो उसके साथ लॉजिक भी बता देते हैं कि एक आफ्टरनून में जो यूरोप तेल लेता है उतना तेल तो पूरा महीना में भारत नहीं लेता। तो ये कहीं ना कहीं ये लॉजिक जो है वो बहुत क्लियरली हिट करता है। और इस लॉजिक को हिट करने की वजह से अमेरिका हमारे साथ अभी भी है। और उन्होंने कहा है कि अगर जो अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध छोड़ दे तो उसके सिवाय भी भारत एक बहुत ही अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यूएस का। तो कहीं ना कहीं हम चारों तरफ से जीतेंगे, इसकी मुझे पूरी विश्वास है, क्योंकि हमें अपने ऊपर विश्वास है। जो अपने ऊपर विश्वास करते हैं, दुनिया उन पर विश्वास। जी, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हमारी विदेश नीति होगी कामयाब जब होनहार लोग, जी हाँ, एक ऐसे नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री के हाथ में भारत की बागडोर है, जीतना तय है। इंडिया का सवाल में आज डॉक्टर दीपक वोरा, शिवकांत शर्मा साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा, डॉक्टर एस बहल, आप लोग आए, अपने अपने विचार रखे। जी हाँ, अपनी अपनी बातों को आपने समझाने की कोशिश की। जो मासूम दर्शक समझना चाहते हैं कि आखिर विदेश नीति क्या, कूटनीति क्या, आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस, तजुर्बे के जरिए इंडिया का सवाल कार्यक्रम में आकर अपनी राय रखी। आज सबका कोटि कोटि आभार और धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। जी हाँ, दिन भर की, देश भर की ताजा तरीन खबरों को लेकर आएंगे मेरे अपने सहयोगी अंजनी कुमार से।